उम्मीदवार को किसी पार्टी ने उतारा है। यदि इस बार भी हम इसका साथ नहीं दे पाए तो भविष्य में कोई भी उम्मीदवार इस समाज से नहीं होगा। राज बब्बर को यहाँ लाया गया। राज बब्बर एक फिल्म स्टार हैं, पहले उत्तर प्रदेश में राजनीति करते थे, जाना पहचाना अर्बन सीट हैं। तो राज बब्बर के बारे में थोड़ा सा बताइए, वो चुनाव कैसा चल रहा है? उन्हें भी खेमेबाजी का सामना करना पड़ रहा है। राव नरबीर और रणधीर कापड़ीवास जो कि रेवाड़ी से पिछली बार चुनाव भी लड़े थे, विधायक भी रह चुके हैं जी, वो इनके प्रचार में अभी तक नज़र नहीं आए हैं। मतदाताओं की भी अच्छी खासी तादाद है, तो दोनों का फ़ायदा यहाँ पर कांग्रेस उठाना चाह रही है, इसलिए राज बब्बर को मैदान में लाया गया है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे गुड़गांव लोकसभा में ताज़ा राजनीतिक हालात क्या हैं। भारतीय जनता पार्टी से राव इंद्रजीत मैदान में हैं, 3 बार यहाँ से सांसद चुने जा चुके हैं, चौथी बार फिर से वो मैदान में है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने दांव खेला है राज बब्बर पर। इतनी अपडेट आप सभी को पता है, लेकिन अभी 25 मई को जब वोटिंग होगी उससे पहले 15 दिन मुश्किल से बचे हैं। ऐसे में क्या सिचुएशन है, क्योंकि गुड़गांव जो लोकसभा है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बाकी हरियाणा से, क्योंकि यहाँ कम से कम 3 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ मेव बाहुल्य क्षेत्र हैं। वहाँ पर क्या बनेगा, किस कैंडिडेट का, मेरे साथ चर्चा करने के लिए विश्लेषक जोगिंदर कथुरिया जी हैं। कथुरिया साहब, आपका स्वागत है और साथ में आप हमें गुड़गांव लोकसभा के बारे में आज बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी अभिवादन करता हूं जो लगातार हमें प्यार दे रहे हैं और हमें सुझाव भी देते हैं। आज गुरुग्राम लोकसभा के बारे में चर्चा करने से पहले मैं गुरुग्राम के बारे में बता दूं। गुरुग्राम गुरु द्रोण की नगरी है, जिसे धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने गुरु द्रोण को दान में दिया था। अब मैं आगे चर्चा को बढ़ाते हुए, गुरुग्राम हरियाणा की एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जहां पर 50% से अधिक ओबीसी जाति का वोट है। अब ओबीसी जाति 54% गुरुग्राम लोकसभा में है। यहाँ 31% जनरल जाति के मतदाता हैं और 14 पॉइंट समथिंग मतदाता एससी कैटेगरी अनुसूचित जाति के हैं। यदि हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 9% जाट मतदाता हैं, 6.7% पंजाबी मतदाता हैं, 5.8% ब्राह्मण मतदाता हैं, 4.5% राजपूत मतदाता हैं और 4% वैश्य समाज के बनिया मतदाता हैं। यदि हम एससी कैटेगरी की बात करें तो 9.4% यहाँ रविदासिया समाज के वोट हैं, 3.3% यहाँ वाल्मीकि समाज के वोट हैं, 1.3% धानक समाज के वोट हैं, 0.3% ओड समाज के और 0.2% बावरिया समाज के वोट हैं। यदि हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ सर्वाधिक 19.6% यहाँ पर मेव वोट्स हैं और 2.6% यहाँ पर मुस्लिम वोट्स हैं। यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 22% के करीब यहाँ मुस्लिम वोट बनता है, मोहम्मडन वोट बनता है। ये यदि हम अहीर वोट्स की बात करें, 17.1% जो हरियाणा में भिवानी महेंद्रगढ़ के बाद दूसरी सबसे बड़ी अहीर बाहुल्य लोकसभा है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर 2.6% सैनी समाज के मतदाता हैं और 3.9% यहाँ गुर्जर समाज के भी मतदाता हैं। यदि हम विधानसभा वाइज बात करें तो जैसा कि सत्सिंह जी, विधानसभा वाइज भी हम बातचीत करेंगे। और थोड़ा सा उससे पहले मैं कथुरिया साहब आपसे जानना चाहूँगा कि राज बब्बर को यहाँ लाया गया। राज बब्बर एक फिल्म स्टार हैं, पहले उत्तर प्रदेश में राजनीति करते थे, जाना पहचाना अर्बन सीट हैं। तो राज बब्बर के बारे में थोड़ा सा बताइए, वो चुनाव कैसा चल रहा है? देखो, राज बब्बर जी प्रॉपर गुरुग्राम में ही रहते हैं। भले ही वो
यूपी से पहले राजनीति करते आए हैं, पर काफ़ी सालों से उनका ठिकाना गुरुग्राम ही है और गुरुग्राम के अर्बन क्षेत्र में ही राज बब्बर का निवास है। अब मैं राज बब्बर के बारे में बता दूं, वो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और पंजाबी प्लस ओबीसी दोनों का फ़ायदा यहाँ कांग्रेस लेना चाह रही है, क्योंकि ओबीसी सीट है, ओबीसी की अच्छी खासी तादाद है। उसके बाद यहाँ पंजाबी मतदाताओं की भी अच्छी खासी तादाद है, तो दोनों का फ़ायदा यहाँ पर कांग्रेस उठाना चाह रही है। इसलिए राज बब्बर को मैदान में लाया गया है। राज बब्बर यहाँ सुनार समाज से, पंजाबी सुनार समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। फिल्मों में सेलिब्रिटी रहे हैं, काफ़ी फिल्मों में काम किया है, कांग्रेस के लिए भी काफ़ी वर्षों से राजनीति कर रहे हैं। यदि मैं राज बब्बर के बारे में बता दूं, यहाँ राव इंद्रजीत के विरुद्ध मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जितना कि पहले आसान दिखाई दे रहा था राव इंद्रजीत का चुनाव, उतना आसान रह नहीं गया, क्योंकि गुरुग्राम और बादशाहपुर में, रेवाड़ी में पंजाबी मतदाताओं को लुभाने के लिए राज बब्बर वहाँ लगातार पंजाबी नेताओं से मिलकर, और इनकी जो सभाएं हो रही हैं, नुक्कड़ सभाएं, उनमें भी अच्छे खासी पंजाबी कम्युनिटी की तादाद निकल कर बाहर आ रही है। तो मुझे लगता है यदि गुरुग्राम शहर में जो 27% पंजाबी मतदाता हैं, उनको साथ देने की तैयारी है, कहीं ये सोचकर कि राज बब्बर पहली बार पंजाबी उम्मीदवार को किसी पार्टी ने उतारा है, यदि इस बार भी हम इसका साथ नहीं दे पाए तो भविष्य में कोई भी उम्मीदवार इस समाज से नहीं होगा। यदि वो यहाँ राज बब्बर की तरफ खिसक गया तो राव इंद्रजीत के खिलाफ माहौल क्रिएट हो सकता है और उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। खुदरा साहब, यहाँ दो मेरे सवाल हैं। एक सवाल ये है, एक बड़ा चैलेंज जो राज बब्बर के लिए देखा जा रहा था, कैप्टन जो साहब थे, कैप्टन यादव, अजय यादव, वो दौड़ में थे कांग्रेस की टिकट के लिए, उसके बाद वो नाराज़ भी हुए। तो मेरा पहला सवाल ये है, क्या राज बब्बर ने कैप्टन साहब को मना लिया? और दूसरा सवाल मेरा राव साहब से संबंध है। राव साहब, ऐसा भी मैंने कहीं खबर में पढ़ा कि राव साहब जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं उनसे ज़्यादा मदद नहीं ले रहे। वो स्टेज पे भी जो रैली होती है तो उस पर भी बीजेपी के जो लीडर स्टेज पे बैठे होते हैं उनका भी नाम नहीं लेते, क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अकेले ही सीट को जीत जाएंगे। तो इन दोनों बातों पे आपका क्या कहना है? देखो, कांग्रेस में केवल कैप्टन अजय यादव ही ऐसे चेहरा थे जो राज बब्बर के विरुद्ध शुरू में विरोध में उतर आए थे, परंतु कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने कैप्टन अजय यादव जी को मना लिया है और राज बब्बर जी भी मिलकर आए हैं कैप्टन अजय यादव से। अब वो प्रचार में उतर आए हैं। सेम यदि हम राव इंद्रजीत जी की बात करें, वो उन्हें भी खेमेबाजी का सामना करना पड़ रहा है। राव नरबीर और रणधीर कापड़ीवास, जो कि रेवाड़ी से पिछली बार चुनाव भी लड़े थे, विधायक भी रह चुके हैं, वो इनके प्रचार में अभी तक नज़र नहीं आए हैं। फॉर्मेलिटी के तौर पर उन्हें परसों मनोहर लाल का करीबी माना जाता है, वो लेकर उन्हें आए थे। और जो अपने राव इंद्रजीत हैं, ये वही व्यक्ति हैं जो पिछले दिनों इस बात को जोर से उठाते थे कि जो मुख्यमंत्री है वो अहिरवाल से होना चाहिए, साउथ हरियाणा से होना चाहिए। उसके कारण उनकी जो इक्वेशन मनोहर लाल खट्टर के साथ थी वो भी काफ़ी बिगड़ी थी। बाद में डिनर डिप्लोमेसी हुई और चीज़ों को ना सेटल करने की कोशिश की। हालांकि ये तो राजनीति में चलता रहता है। अब मैं विधानसभा वाइज आपसे जानना चाहूँगा। देखो, 3 जो विधानसभा सीटें हैं, पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका और नूंह, ये मेव बाहुल्य सीटें हैं। पुन्हाना में लगभग 80% मेव वोट्स हैं, फिरोजपुर झिरका में लगभग 75% मेव वोट्स हैं और नूंह में लगभग 65% मेव वोट्स हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ सबसे बड़ी विधानसभा हरियाणा की भी और गुरुग्राम लोकसभा की, बादशाहपुर। बादशाहपुर में 27% यादव वोट्स और 19% जाट मतदाता हैं। बादशाहपुर
में हमेशा ही जो लीड है वो राव इंद्रजीत की पक्ष में रही है, परंतु इस बार जो जाट मतदाताओं का जो रुख है एंटी भाजपा दिखाई दे रहा है। वहाँ 19% जाट मतदाता होने के कारण इस बार जो लीड होगी इतनी बड़ी नहीं होगी। राज बब्बर अच्छी खासी सेंधमारी कर रहे हैं राव इंद्रजीत जी के वोट बैंक में। लीड हमें यहाँ पर एज में भाजपा ही रहेगी, पर बहुत बड़ी नहीं होने वाली कंपैरेटिवली जितनी पिछली बार कैप्टन अजय यादव के खिलाफ थी। यदि हम गुरुग्राम शहरी सीट की बात करें, गुरुग्राम शहरी सीट में बहुत सारी जातियों का वोट बैंक बटा हुआ है। यहाँ सर्वाधिक 27% पंजाबी मतदाता हैं, 13% ब्राह्मण मतदाता हैं, 10% जाट मतदाता हैं, 9% यहाँ पर यादव मतदाता हैं और 8% यहाँ बनिया मतदाता हैं। शहरी सीट है, शहरों में हमेशा ही भाजपा का कोर वोट बैंक रहा है। यहाँ भाजपा की ओर से शायद बनिया सुधीर सिंगला जी मुझे लगता है यहाँ के विधायक हैं, तो यहाँ पर भाजपा को पहले भी उमेश अग्रवाल जी को टिकट दी गई थी। उमेश अग्रवाल जी की पिछली बार टिकट काट कर सुधीर सिंगला को दी गई थी। यहाँ पर एज पर भाजपा ही है, राव इंद्रजीत का कोर। यदि पंजाबी वोट बैंक कांग्रेस की ओर सरक गया तो राव इंद्रजीत के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी, तो यहाँ मुकाबला बन सकता है, परंतु आज की डेट में एज पर भाजपा ही है। यदि हम आगे बात करें पटौदी, बावल और रेवाड़ी, ये तीनों ही यादव अहीर बहुल्य सीट हैं। पटौदी के अंदर 37.5% यादव हैं, रेवाड़ी के अंदर 31% और बावल के अंदर 33.5%। यदि एक सीट जो सोना जिसकी चर्चा हम छोड़ गए हैं, सोना में भी 26% के करीब मेव मतदाता हैं। यहाँ गुर्जर मतदाताओं की भी अच्छी खासी तादाद है। सोना में राजपूत मतदाताओं की भी अच्छी खासी तादाद है। यहाँ पर लगभग 15% के करीब गुर्जर मतदाता हैं सोना में और लगभग 8% के करीब यहाँ राजपूत मतदाता हैं। यदि हम बावल में बात करें तो बावल में 14.5% के करीब जाट मतदाता भी हैं। जो ये सोना, बावल, रेवाड़ी और पटौदी, इन चारों में एज आज की डेट में भाजपा के पक्ष में, राव इंद्रजीत के पक्ष में। सदा से राव इंद्रजीत यहाँ जीतते आए हैं, परंतु इस बार जो रेवाड़ी शहर में यदि यादव वर्सेस नॉन यादव का चुनाव हुआ और जो कुछ यादव वोट जो कैप्टन अजय यादव का है वो राज बब्बर की तरफ ट्रांसफ़र होने में कामयाब हुआ, तो रेवाड़ी में अच्छा मुकाबला। अगर मैं ये बात करूं, क्योंकि ये समीकरण भी समझना ज़रूरी है कि अभी जो गुड़गांव लोकसभा है उसके अंदर जो विधानसभा है वह किस पार्टी का विधायक है। इससे हमें ये आइडिया लगता है कि वहाँ पर वोटर्स का मूड स्विंग करने में, अपने पक्ष में करने में मदद होती है। जो सिटिंग एमएलए होता है वो काम भी करवाता है लोगों के। पिछले बीजेपी सरकार पिछले 10 सालों से है, अगर वहाँ बीजेपी का एमएलए है किसी विधानसभा क्षेत्र में तो या तो लोग उसके प्रति उन्होंने काम करवाया होगा तो लोगों की सिंपैथी होगी, और काम नहीं करवाया होगा तो यही चीज़ें उल्टी भी पड़ती हैं। तो अगर मैं बात करूं बावल की, जो कि रिजर्व्ड है, वहाँ से डॉक्टर बनवारी लाल हैं, बीजेपी के विधायक हैं। रेवाड़ी की बात करूं तो कांग्रेस की चिरंजीवी राव हैं, कैप्टन अजय यादव के सुपुत्र हैं। पटौदी फिर रिजर्व्ड है और यहाँ से सत्य प्रकाश जरावत बीजेपी के विधायक हैं। बादशाहपुर से राकेश दौलताबाद है, ये इंडिपेंडेंट है, निर्दलीय हैं। गुड़गांव से सुधीर सिंगला जी हैं, बीजेपी के विधायक हैं। नूह से आफ्ताब अहमद हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। फिरोजपुर जिरका मामन खान कांग्रेस के, और पुन्हाना से मोहम्मद इलियास, ये भी कांग्रेस के। तो इससे ये आइडिया लगता है कि जो गुड़गांव सीट है वो किसी एक तरफ नहीं है। अगर वहाँ लोकल विधायक बनाया है, हालांकि सेंटीमेंट विधानसभा चुनाव में अलग तरह का होता है, लेकिन फिर भी अपनी पार्टी के लिए वोट मोबिलाइज करने में बड़ी आसानी होती है लोकल विधायक के जरिए। जी कथुरिया साहब, देखो 22% के करीब यहाँ मुस्लिम मतदाता हैं, 9% के करीब जाट मतदाता हैं। ये तो कांग्रेस का कोर वोट बैंक है। और ओबीसी में मेव और मुस्लिम मतदाताओं को घटाकर लगभग 32% ओबीसी मतदाता हैं। उनमें जो ज़्यादा
एज मिल रहा है वो भाजपा को मिल रहा है। जनरल कैटेगरी में टोटल 31% जनरल मतदाता हैं, 9% जाट मतदाताओं को काटकर जो 22% जनरल जाति के मतदाता है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे बनिया है, चाहे ब्राह्मण है, उनमें एज मुझे भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है। और एससी कैटेगरी में रविदासिया समाज का ज़्यादा रुझान कांग्रेस की तरफ और बाकी का मिला जुला रुझान प्रतीत हो रहा है। यहाँ अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। एक समय पर लग रहा था कि जो राव इंद्रजीत जी वन साइडेड लगभग 2.5 से 3 लाख मतों से जीतेंगे। अब वो जीत तो रहे हैं, एज तो है, परंतु वो जो मार्जिन है वो घटकर 1 से 1.5 लाख के बीच। जी, अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब से ये लोकसभा बनी है तो 2009 ऑनवर्ड्स यहाँ से राव इंद्रजीत ही सांसद बनते आए हैं। पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे, फिर वो वहाँ से विदाई लेकर के बीजेपी में आ गए और लगातार उसके बाद वो 2014 में सांसद बने, फिर 2019 में बने, अब दोबारा से मैदान में है। तो कई सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी कि जो आने वाला लोकसभा का जो परिणाम होगा वो हरियाणा में विधानसभा पर भी असर डालेगा। इस बार क्या लोगों का मूड अलग है या इस बार लोगों का मूड फिर से उन्हीं सांसद को चुनना है, ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन इस बार मुकाबला राज बब्बर में और राव इंद्रजीत में कड़ा है। तो जाने से पहले खतुरिया साहब कोई विशेष टिप्पणी? यही है कि आगे भविष्य में क्या संभावनाएं बने, क्या परिस्थितियां बने, आज की परिस्थिति में राव इंद्रजीत आगे प्रतीत होते। तो ये तो था हमारा आकलन। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। जिन साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं जो हमारा आकलन है वो बिल्कुल सही हो, ये हमारा आकलन है जो हम ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे है। हो सकता है आप जाएँ और आपको कोई नई चीज़ पता लगे तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसको अपडेट कर लेंगे, उसको पुख्ता करने के बाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कथुरिया साहब।